रोम की सभ्यता। रोम की एक पौराणिक कथा के अनुसार रेमस और रोमुलस नामक दो भाइयों ने टाइबर नदी के किनारे 7 पहाड़ियों पर रोम के नगर की स्थापना की थी। किंतु इस कथा की ऐतिहासिकता संदिग्ध है और कोई इतिहासकार, यहाँ तक कि पाश्चात्य विद्वान भी इस कथा को काल्पनिक मानते हैं। जब यूनान में एथेंस अपने उत्कर्ष पर था, तब रोम इटली के पश्चिमी तट पर बसा एक छोटा सा नगर मात्र था। इटली के प्रायद्वीप का एक हिस्सा भूमध्य सागर में निकला हुआ है और इसी भाग में सिसिली द्वीप स्थित है। लगभग 2000 ईसा पूर्व में जब एक्नीजो ने यूनान में प्रवेश किया था, उसी समय भारोपीय वर्ग की एक अन्य शाखा लैटिन ने इटली में प्रवेश किया। 750 ईसा पूर्व तक आते आते लैटिन यहाँ पर स्थायी रूप से निवास करने लगे थे। वे कृषि करते थे और छोटे छोटे ग्रामों को उन्होंने स्थापित कर लिया था, जो धीरे धीरे समय के साथ रोम नगर के रूप में विकसित हो गए। रोम के नगर को प्राकृतिक रूप से कई लाभ प्राप्त थे। यह इटली के समुद्री तट और उपजाऊ मैदान के केंद्र में स्थित था। 7 पहाड़ियों के ऊपर स्थित होने के कारण टाइबर नदी के मार्ग से आने वाले शत्रुओं को रोमवासी पहले ही देख लेते थे। टाइबर नदी से न केवल उन्हें भोज्य पदार्थ प्राप्त होते थे, अपितु यातायात का सुगम साधन भी उपलब्ध होता था। टाइबर नदी के मुहाने पर रोमवासियों ने ओस्टिया नामक एक बंदरगाह का भी निर्माण किया था। विशेषकर विशाल जहाजों के लिए इसे निर्मित किया गया था, जो नदी में अंदर तक नहीं जा सकते थे। रोमवासी फोनेशिया और यूनान से अत्यधिक प्रभावित थे। इन लोगों ने सिसिली और इटली में अपने उपनिवेश भी स्थापित कर लिए थे। एशिया माइनर से आए और टाइबर नदी के उत्तर में बसे एट्रूस्कन लोगों ने भी रोमवासियों पर गहरा प्रभाव डाला। 600 ईसा पूर्व के लगभग एट्रूस्कन टाइबर नदी पार कर रोम पहुंचे और उस पर अपना अधिकार कर लिया। आगामी 1 शताब्दी तक रोमवासियों ने अनेक एट्रूस्कन विचारों को अपना बना लिया था या आत्मसात कर लिया था। एट्रूस्कन वर्णमाला, जो उन्होंने यूनानियों से सीखी थी, अब रोमवासियों द्वारा अपना ली गई थी। अपने देवताओं के साथ साथ रोमवासी एट्रूस्कन देवताओं की भी उपासना करते थे। वास्तुकला की अनेक विधाओं का ज्ञान रोम को एट्रूस्कनों से ही प्राप्त हुआ था, जिसमें मेहराब का निर्माण भी सम्मिलित था। 509 ईसा पूर्व में रोमवासियों ने एट्रूस्कन शासक को गद्दी से उतार दिया और एक गणतंत्र की स्थापना की। गणतंत्र की शासन पद्धति में वे सभी नागरिक जिन्हें मतदान करने का अधिकार था, अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करते थे। ये निर्वाचित लोग ही अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे और शासन चलाते थे। रोम का गणतंत्र 500 वर्षों तक अस्तित्व में रहा और इस काल में यह एक छोटे से नगर राज्य से तत्कालीन एक विश्व शक्ति के रूप में स्थापित हुआ। रोम का समाज। गणतंत्र के प्रारंभिक काल में रोम के समाज पर धनाढ्य भूमिधरों का वर्चस्व था और इन्हें पैट्रिशियन वर्ग के रूप में जाना जाता था। सामान्य नागरिकों में कृषक, शिल्पी, छोटे व्यापारी इत्यादि सम्मिलित थे, जिन्हें प्लेबियन वर्ग की संज्ञा दी गई थी। प्लेबियन वर्ग के सदस्य रोम के नागरिक थे। वे भूमि के स्वामी हो सकते थे, किंतु वे शासकीय पद के अधिकारी नहीं थे और न ही पैट्रिशियन वर्ग में वे विवाह कर सकते थे। रोम के समाज में सबसे निचला वर्ग दासों का था, जो अधिकांशतः युद्धबंदी होते थे, किंतु कुछ प्लेबियन वर्ग के व्यक्ति भी ऋण न चुका पाने के कारण दास बना लिए जाते थे। ये दास पैट्रिशियन लोगों के खेतों व घरों में कार्य करते थे। दासों को नागरिकता प्राप्त नहीं थी और न ही उनके कोई वैधानिक अधिकार ही थे। रोम की प्रारंभिक शासकीय इकाइयां।
रोम के गणतंत्र के प्रारंभिक कालों में पैट्रिशियन वर्ग के सदस्यों ने शासन पर अपना नियंत्रण सेनेट के माध्यम से रखा था। सेनेट में पैट्रिशियन वर्ग के 300 सदस्य होते थे, जिनका कार्यकाल आजीवन होता था, और ये लोग ही रोम की समस्त आंतरिक तथा विदेशी नीतियों का निर्धारण करते थे। प्रतिवर्ष सेनेट पैट्रिशियन वर्ग से ही 2 अधिकारियों का चयन करती थी, जिन्हें कॉन्सल कहा जाता था, जिनका कार्य था रोम के कानूनों का संपादन करना। प्लेबियन वर्ग द्वारा एक पॉपुलर असेंबली का चुनाव किया जाता था, जो कॉन्सल के चुनाव को स्वीकृति प्रदान करती थी। हालांकि प्रारंभिक गणतांत्रिक रोम के शासन में पॉपुलर असेंबली के अधिकार न के बराबर थे और न ही वह सेनेट के चुनाव को चुनौती दे सकती थी। अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में कॉन्सल्स शासन का कार्य संभालते थे और साथ ही सेना पर भी उनका अधिकार होता था। दोनों कॉन्सल्स के पास बराबर अधिकार थे और दोनों को ही वीटो कर एक दूसरे के कार्य को रोकने का अधिकार भी था। अपने 1 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत वे सेनेट के सदस्य बन जाते थे। संकट काल में सेनेट के पास यह अधिकार था कि वह कॉन्सल्स को हटाकर एक व्यक्ति, जिसे डिक्टेटर कहा जाता था, को नियुक्त कर सके। डिक्टेटर के पास शासन संबंधी समस्त अधिकार होते थे, किंतु उसका कार्यकाल अधिकतम 6 महीने का ही होता था। 509 ईसा पूर्व से 133 ईसा पूर्व के बीच रोम ने अनेक युद्ध लड़े। रोम की रक्षा में संलग्न प्लेबियन वर्ग ने अब शासन में अपने अधिकारों की मांग प्रारंभ कर दी। इसके अतिरिक्त रोम के विस्तार ने अधिक अधिकारियों की आवश्यकता को भी जन्म दिया। रोम की शासकीय इकाइयों में परिवर्तन। धीरे धीरे रोम के शासन में परिवर्तन प्रारंभ हुए। सेनेट ने अपनी शक्तियां और गरिमा बनाए रखी, लेकिन पॉपुलर असेंबली के स्थान पर अब 2 असेंबली का गठन किया गया। पहली थी असेंबली ऑफ सेंचुरीज और दूसरी थी असेंबली ऑफ ट्राइब्स। प्रथम असेंबली ऑफ सेंचुरीज में संपूर्ण रोम की सेना आती थी, जिसके सदस्य पैट्रिशियन और प्लेबियन दोनों ही वर्गों से थे। यह असेंबली काउंसिल्स का चुनाव करती थी, साथ ही अन्य अधिकारियों जैसे प्राइटर, जो न्यायाधीश होता था और वैधानिक मामलों में निर्णय देता था, तथा एक अन्य अधिकारी जो सेंसर कहलाता था और जनसंख्या का लेखा जोखा रखता था, जिससे राजस्व एकत्र करने और मतदान जैसे कार्यों का संपादन सुचारू रूप से हो सके, उनका भी चुनाव यह असेंबली करती थी। सभी शासकीय अधिकारी पैट्रिशियन वर्ग से होते थे, जो 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर सेनेट के सदस्य बन जाते थे। असेंबली ऑफ ट्राइब्स में प्लेबियन वर्ग के लोग थे, जो प्रतिनिधि के रूप में 10 ट्रिब्यून को चुनते थे। ये ट्रिब्यून उनके हितों की रक्षा के लिए कार्य करते थे। प्रारंभ में ट्रिब्यून अधिकारियों को शासन में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं प्राप्त थी, किंतु जब नाराज प्लेबियन वर्ग ने रोम की तरफ से युद्ध करने से मना कर दिया, तब सेनेट ने ट्रिब्यून की यह मांग स्वीकार कर ली कि रोम की लिखित विधि संहिता होनी चाहिए और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक कमेटी गठित की गई। 451 ईसा पूर्व में 12 प्रस्तर खंडों पर रोम की प्रथम लिखित विधि संहिता उत्कीर्ण की गई और उसे नगर के केंद्रीय बाजार में स्थापित किया गया। इसे 12 टेबल्स की संज्ञा दी गई। इस विधि संहिता में रोम के दोनों सामाजिक वर्गों, पैट्रिशियन और प्लेबियन के मध्य स्पष्ट अंतर किया गया था, किंतु लिखित नियम होने के कारण यह सुनिश्चित हुआ कि रोम के किसी भी नागरिक के साथ मनमाना व्यवहार नहीं किया जा सकता। आगामी 200 वर्षों तक प्लेबियन अपने अधिकारों में वृद्धि के लिए लड़ते रहे और 367 ईसा पूर्व में असेंबली ऑफ सेंचुरीज द्वारा निर्वाचित 2 कॉन्सल्स में से एक पद प्लेबियन वर्ग को दे दिया गया। इसके साथ ही प्लेबियन वर्ग को सेनेट में प्रवेश तो मिला ही, साथ ही शासकीय पद भी प्राप्त हो गया। रोम के पतन के कारण।
रोम के पतन के विभिन्न कारण इतिहासकारों द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं, किंतु प्रत्यक्ष कारण 476 ईस्वी में जर्मन चीफ ओडोसर द्वारा किया गया सफल आक्रमण था, जिससे रोम का पतन हो गया। वास्तव में रोम का साम्राज्य इस आक्रमण के पूर्व ही राजनीतिक और आर्थिक रूप से इतना कमजोर हो गया था कि उसका पतन प्रारंभ हो चुका था। रोम के पतन के 3 प्रमुख कारण माने जा सकते हैं। पहला, राजनीतिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण, तीसरा सामाजिक और सैन्य कारण। पहला, राजनीतिक कारण। जब भी रोम के किसी सम्राट की मृत्यु होती थी तो उत्तराधिकार के नियम के अभाव में वहां गृह युद्ध होता था। 235 ईस्वी से 284 ईस्वी के मध्य का काल रोम के इतिहास में ऐसे ही गृह युद्धों का काल था। इसके अतिरिक्त रोम के सामान्य जनों की शासन में कोई भागीदारी न होने से प्रजा शासक के प्रति उदासीन रहती थी और उससे किसी भी सम्राट के प्रति निष्ठा की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। दूसरा, आर्थिक कारण। रोम के विभाजन ने साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर गहरा आघात किया। रोम की अर्थव्यवस्था दासों पर आधारित थी। इन दासों का कृषि के अधिशेष उत्पादन में विशेष योगदान था और इसी अधिशेष उत्पादन के कारण रोम के नगर भी फल फूल रहे थे। जब तक रोम अपना साम्राज्य विस्तार करता रहा, उसे दासों के रूप में श्रमिक प्राप्त होते रहे, मगर विस्तार की प्रक्रिया बंद होने पर धीरे धीरे दासों की संख्या में कमी होने लगी, जिसने कृषि उत्पादन पर प्रभाव डाला। सर्वाधिक क्षति छोटे कृषकों और छोटे व्यापारियों को पहुंची। इसके अतिरिक्त बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार ने भी स्थिति और खराब कर दी। तीसरा है सामाजिक और सैन्य कारण। रोम के विस्तार के लिए लगातार चलते रहने वाले युद्धों ने न केवल रोम के राजकोष पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, अपितु सेना को भी मानसिक रूप से क्षति पहुंचाई। सेना का एक बड़ा भाग सदैव सीमांत प्रांतों पर सुरक्षा के लिए तैनात रहता था। सामान्य सैनिकों की भर्ती निचले और गरीब तबके से की जाती थी, जिनकी रोम की शासकीय संस्थाओं और सम्राट में कोई रुचि नहीं थी। साम्राज्य अधिकाधिक सैन्य तंत्र पर निर्भर होता जा रहा था, यहाँ तक कि सैन्य अधिकारी न्यायाधीशों का कार्य भी करने लगे थे। इसके अतिरिक्त द्वितीय और तृतीय शताब्दी ईस्वी में प्लेग के प्रकोप से रोम की जनसंख्या का एक बड़ा भाग मृत्यु को प्राप्त हो गया और अब उसके पास अपने शत्रुओं युद्ध हेतु पर्याप्त सैनिक भी नहीं रह गए थे। फलस्वरूप उक्त सभी परिस्थितियों से रोम पतन की ओर अग्रसर हुआ।